हेलो गाइस, चलिए आज से हमारी शुरुआत होती है रिवीजन क्लास समर्पण 2021 की। और आज हम लोग पहुंच गए हैं पहले ब्लॉक। पहला ब्लॉक दो चैप्टर से बना हुआ है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा। दोनों चैप्टर एक दूसरे के एसोसिएटेड हैं, यानी वेक्टर पढ़ने के बाद ही आप 3 डायमेंशन को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात तो यहाँ जरूरी है, इस चैप्टर का टोटल वेटेज, इस ब्लॉक का पूरा टोटल वेटेज हमारा 14 मार्क्स का है, यानी वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को मिलाकर पेपर के अंदर लगभग 14 मार्क्स गेन होते हैं। दूसरी, हमने जैसे मैथमेटिक्स के 7 ब्लॉक्स बनाए हैं, उन 7 ब्लॉक्स में ये ब्लॉक सबसे ज्यादा बड़ा, कंसेप्चुअल वाइज भी कह सकते हैं, मार्क्स वेटेज वाइज भी कह सकते हैं, थोड़ा बड़ा ब्लॉक है, तो इसमें आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है, तो सुनिए। देखिए बेटा, किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर को मैथमेटिक्स में करने की शुरुआत करने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको बड़ा क्लियर करूं। सबसे पहले आप उस टॉपिक, उस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट करें, उन टॉपिक्स के अंदर कितने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट करें, और देन आफ्टर उन छोटे छोटे टॉपिक्स को कंसेप्चुअली रीड करें। और फिर जब आपने रीड कर लिया, देन आफ्टर आप उन पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएं। अब बात है क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, एनसीईआरटी लगाइए, जो शीट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो लगाइए, अपनी स्टाइल लगाइए, तो यानी एक लेवल आप अपना कीजिए और तब आप वेक्टर के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, इस ब्लॉक में आपके थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे बाकी अदर ब्लॉक्स के अलावा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक थोड़ा सा लंबा है, मेथड वाइज भी, टॉपिक वाइज भी, कंसेप्चुअल वाइज भी, सभी तरह से। तो चलिए, समय को बिना जाए कि बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले, हम इस ब्लॉक के अंदर पहला चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। इस वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमारे पास टॉपिक के नाम पर 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर्स। दूसरा, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेक्टर्स। तीसरा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। एंड चौथा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इतने टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, अब उन सब में भी सबसे पहले जो हमारा टॉपिक पढ़ने के लिए होगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज पहले कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर में कितने टॉपिक्स हैं उनको लिस्ट करते हैं और फिर उन पर एक लेक्चर लेते हैं। ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। करेक्ट बच्चों? हाँ, तो गाइस, अब सबसे पहले आज हमारी शुरुआत होती है बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो देखो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर्स में हमें कितने टॉपिक्स हैं मैंने उन सबको लिस्ट किया हुआ है, और ये सारा आपके जो आपको बुकलेट मिली है उसमें भी लगा हुआ है। तो एक बार मैं पहले जरा जल्दी से देख लूं कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, condition of collinearity, and a vector which magnitude is given and makes an angle with the coordinate axis, and a vector which magnitude is given and in the direction of another given vector। यानी वेक्टर निकालने के लिए दो चीजों की हमेशा जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड की और एक डायरेक्शन की। तो उसके ऊपर हम लोगों को भी चर्चा करनी है। तो कुल मिलाकर पहला टॉपिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर वेक्टर में हमें इतनी चीजों को पढ़ना है। तो अगले 40 मिनट आप बड़े ध्यान से इस चीज को समझेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको चीजों को समझाऊंगा। देन आफ्टर आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 इसके होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर में डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है गाइस, साहब, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। चलिए, मैंने आपसे कहा कि भैया आपको 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। 5 किलोमीटर बोल दिया केवल मैंने, या 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो अब कोई जाएगा वेस्ट की तरफ, कोई जाएगा साउथ की तरफ, कोई जाएगा ईस्ट की तरफ, कोई जाएगा नॉर्थ की तरफ, कहीं भी जाएगा, उसको कैसे भी कर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। कोई सर्किल में ही 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लौट आएगा, यानी कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल आपको 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है और आप लौट कर घर वापस आ गए। तो यहाँ हमने किस पर जोड़ दिया? केवल मेजरमेंट पर, कि आपको केवल 5 किलोमीटर नाप कर आना है भाई, कि आप 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर आए। दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिनमें केवल मेजरमेंट हो, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। बोले भैया एग्जांपल बताइए। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। टाइम की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम को केवल एक आता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड,
कभी ऐसा कहा क्या 10 सेकंड ऊपर की ओर, 20 सेकंड नीचे की ओर, 25 मिनट दाएं की ओर? ऐसा कभी नहीं कहा। यानी टाइम के अंदर भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर केवल मेजरमेंट होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो ये तो ना स्केलर की बात। अब मैं अपने उसी एग्जाम्पल पर वापस लौटता हूँ। मैंने आपसे चर्चा शुरू की थी इस बात के साथ कि मुझे 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी तो है, बट ये मुझे केवल ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करनी है। यानी जहां मैं खड़ा हूं वहां से ईस्ट की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, या जहां मैं खड़ा हूं वहां से 30 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ चलना है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का मूवमेंट लेना है। तो यानी मेरे लिए अब एक डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब ऐसा नहीं कह सकता मैं कि कहीं मैं लेफ्ट चला जाऊं, कहीं मैं राइट चला जाऊं, कहीं मैं सर्किल में घूम लूं। नहीं, मुझे डायरेक्शन फिक्स कर दी कि आपको साहब 5 किलोमीटर जाना है और इसी डायरेक्शन में जाना है। तो जहां हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़े, यानी जहां हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीजों को मेजर करना पड़े, वो चीज हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो सबसे पहले स्केलर और वेक्टर के बीच का अंतर समझिए। स्केलर जिसके अंदर केवल मेजरमेंट हो, वेक्टर जिसके अंदर मेजरमेंट विद डायरेक्शन हो, यानी डायरेक्शन के साथ मेजरमेंट हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पर मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखे हैं, जरा अच्छी तरह समझेंगे। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। बहुत छोटी डेफिनेशन लिखाऊंगा, बहुत सिंपल, कोई लाग लपेट वाली नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इन द सेंस मेजरमेंट, आप ये भी कह सकते हैं, उसके अंदर जो भी मेजरमेंट हो। एग्जांपल के तौर पर वेट है तो किलोग्राम हो गया, लेंथ है तो मीटर में, किलोमीटर में, इंचेस में नाप ली, जैसी भी हो। यानी द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल, टाइम है, लेंथ है, लंबाई है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। कहा भैया 10 मीटर की लंबाई नाप दीजिए, तो आप कहीं भी नाप सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्पीड है, मैंने कहा आपसे कि आपको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल को दौड़ाना है, केवल इतना कहा। आप रमेश श्याम के घर भी जा सकता है, मोहन के घर भी जा सकता है, और किसी के घर भी जा सकता है, बस उसे ये कह दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा मत चलाना, या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चलाना। तो इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। देन आफ्टर फिर हम लोग बढ़े तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो बेटा वो द क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती हैं, यानी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी आते हैं और डायरेक्शन भी आती हैं, ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट। बोले भैया अंतर क्या है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में? ठीक है, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने कहा 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो ये तो हो गया स्केलर। बट मैंने ये कह दिया 5 किलोमीटर 30 डिग्री पर जाना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या ईस्ट की डायरेक्शन में जाना है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी जब हम बात करते हैं विद डायरेक्शन, डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, then it is called displacement। तो इसलिए जब बात डायरेक्शन की आ गई तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक। फोर्स, जब भी हम फोर्स की चर्चा करते हैं हम हमेशा कहते हैं फोर्स लगाना है, आगे की तरफ लगाओ, पीछे की तरफ लगाओ, ऊपर की तरफ लगाओ, नीचे की तरफ लगाओ। यानी जहां वर्ड फोर्स आता है वहां हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन साथ में अटैच जरूर करते हैं, और जहां बात डायरेक्शन की आ गई इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का अंतर समझिए। स्पीड, मैंने कहा आपको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना है, बट मैंने कह दिया आपको 5 किलोमीटर पर आवर तो जाना है, बट आपको एक ईस्ट की तरफ जाना है, या आपको वेस्ट की तरफ जाना है, या आपको नॉर्थ की तरफ जाना है। यानी यहां पर मैंने डायरेक्शन जोड़ दी, तो स्पीड कन्वर्ट टू द वेलोसिटी एंड इट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो बच्चों क्या अंतर निकला इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड यानी मेजरमेंट होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता ही है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, यानी जिनके अंदर डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल मतलब क्या है स्केलर और वेक्टर्स का। साइंस वालों ने शायद इसको थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, पर कॉमर्स वालों के लिए बिल्कुल न्यू फ्रेश आर्टिकल है। तो मैं यहाँ पर वेक्टर और स्केलर वर्ड के ऊपर चर्चा कर रहा था, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे मैथमेटिकली वेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करें और क्या इसके छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हमारी चर्चा इसके ऊपर होगी, ठीक है।
ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग मैथमेटिकली वेक्टर की चर्चा करेंगे। देखो, आप लोगों ने 11th क्लास में भी 3 डायमेंशन में एक बात सीखी थी कि पूरे स्पेस को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के द्वारा 8 अलग अलग ऑक्टेंट्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये बात हमने 11 में पढ़ी थी। वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। जहां पर ये दोनों मिलती हैं उसको हम ओरिजिन ओ कहते हैं। यानी हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में जाना है, वाई एक्सिस उस ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना है, जेड एक्सिस इस नीचे वाली डायरेक्शन में जाना है। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। बोले ऐसा पेपर पे तो नहीं लग रहा कि 90 पर होंगी। बिल्कुल आपका कहना सही है। आप कमरे के किसी एक कोने को देखिए, आप अब जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के किसी एक कोने को देखिए, तो आपको वहां से 3 डायरेक्शन दिखेंगी, इस तरह से, ऐसे और ऐसे, देख रही है। यानी ये 3 डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहलाती है। तो बात जब डायरेक्शन की आ गई तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ कुछ ना कुछ तो वेक्टर होगा। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप से और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है तो मैं कहूंगा आई कैप। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या है तो मैं कहूंगा जे कैप। और अगर कोई मुझसे कहेगा कि डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस क्या है, ये नोटेशंस है जो इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शंस को नोट करने के लिए बनाई गई। ठीक, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? आई कैप से। आई कैप, आई के ऊपर कैप लगा देते हैं। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप से और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के कैप से। जो सिंबॉलिकली है इनको हमें आगे से यूज करना है। करेक्ट। तो बात आई, ये तो होगी डायरेक्शन की, यानी अभी हमने एक्सिस को डायरेक्शन वाइज रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर क्या छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे ये चैप्टर बना है, अब हम उस पर चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जिस पर हमें चर्चा करनी होती है वो होती है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने के लायक आर्टिकल है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में वेक्टर और 3D में एक बात का बहुत ज्यादा आप चर्चा करेंगे जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं? तो देखो बेटो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेरा स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ। हाँ भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर से मतलब क्या है? चलिए साहब, ये कोई स्पेस था और इसमें हमने पी पॉइंट एक्स, वाई, जेड मार्क कर दिया। ठीक, ये कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या कि ये एक्स की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस कवर किया है, वाई की डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस कवर किया है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी क्या पोजीशन है? ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को वेक्टर सेंस में रिप्रेजेंट करना पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी पी पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या वेक्टर बनेगा, क्या पोजीशन बनेगी, इसको हम उसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहूं भाई, लेट पी एक्स, वाई, जेड बी एनी पॉइंट, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P is denoted by OP vector. OP vector, origin के रेस्पेक्ट में OP vector, and OP vector equals to, हाँ भाई, x की डायरेक्शन क्या थी? I, तो xi प्लस yj प्लस z। ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट whose coordinate are x, y, z होगा। तो x, y, z जिसके कोऑर्डिनेट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आया? xi प्लस yj प्लस zk। एज एग्जांपल कहूं, मैं आपसे कहूं मुझे बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 - 3 5 का, तो आप मुझे क्या लिख कर देंगे भाई? बोले भैया इसका पोजीशन वेक्टर, चलिए 2i - 3j
प्लस 5, यानी जो है उसके साथ उसकी डायरेक्शन को अटैच कर दी। एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल दे दिया एक और मैंने। मान लीजिए आपसे मैं कहूं पोजीशन वेक्टर ऑफ 0 -3 2 का दीजिए, तो क्या होगा? तो भैया 0i -3j + 2k। बच्चों ने क्या भैया इसको भूल सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अपने आप में पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मतलब निकला पोजीशन वेक्टर? कैसे बनाएंगे पोजीशन वेक्टर? तो जब भी मैं अब आपसे आगे पूछूं कि मुझे पोजीशन वेक्टर बता दीजिए इस पॉइंट का, तुरंत उस पॉइंट में i j k लगा देंगे। तो जैसे ही i j k लगा देंगे उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से यहां तक नोट करेंगे सभी, एक बार रीड कर लीजिए। चलिए गाइस, तो अभी अभी हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सीखा। देन आफ्टर अब हम लोग चर्चा करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल पॉइंट हमें पता हो और टर्मिनल पॉइंट हमें पता हो, और हमसे कहा जाए कि उस लाइन सेगमेंट का आपको पोजीशन वेक्टर बताना है, तो इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। तो मान ले p x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 be any 2 points, then the position vector of pq is denoted by pq vector and pq vector is x2 minus x1। ध्यान रखिएगा, अगर आप pq निकालने जा रहे हैं तो आपको q माइनस p करना है, यानी सही मायने में कहूं तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करना है। टर्मिनल माइनस इनिशियल, लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो q माइनस p, यानी कि pq वेक्टर हो गया x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j एंड z2 माइनस z1k। बोले भैया बाय द वे, अगर हमसे कोई कहे qp वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना टर्मिनल माइनस इनिशियल यानी p माइनस q, तो क्या बनेगा x1 माइनस x2i, y1 माइनस y2j एंड z1 माइनस z2k। यानी कुल मिलाकर मैं यहाँ एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप कोई वेक्टर निकालने बैठेंगे तो आपको पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है। टर्मिनल माइनस इनिशियल, जो पीछे है वो इनिशियल है, जो आगे है वो टर्मिनल है। तो यानी कि टर्मिनल माइनस इनिशियल, पीछे वाले में से आगे निकालना है। तो बच्चों ए बी वेक्टर निकालना तो क्या करोगे? बी माइनस सी। सी डी वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे? डी माइनस सी। इस तरह से ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल देता हूं ताकि और चीजें क्लियर हो। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट whose initial point is 1 minus 2 and 3 and terminal point is 2 3 minus 4। हाँ जी, इनिशियल मतलब शुरुआती पॉइंट 1 minus 2 3, तो मैं इसको ए नाम डाल देता हूँ, और टर्मिनल मतलब लास्ट वाला पॉइंट 2 3 minus 4। और अब अगर कोई मुझसे कहे कि आपको तो ए बी वेक्टर निकालना है, हाँ भाई, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बी माइनस ए, हालांकि लिखा ओ बी माइनस ओ ही जाता है, पर मैं बी माइनस ए लिख देता हूँ। बी मतलब बी वाले पॉइंट से, यानी 2 minus 1 इनिशियल माइनस टर्मिनल आई, 3 माइनस माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, एंड माइनस 4 माइनस 3 k, देन इट इज i प्लस 5j माइनस 7k। और ये मेरा इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्यों साहब? अगर उन्होंने इनिशियल टर्मिनल करके दिया तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, बट अगर उन्होंने ए और बी दिया और ए बी वेक्टर पूछा है तो अंडरस्टूड होना चाहिए बी माइनस ए करना है। तो इसी एग्जाम्पल में मैंने दोनों बातों को कैरी किया है। मैं समझता हूँ सबको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में आप बहुत छोटी छोटी चीजें सीखेंगे और ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ही पूरा वेक्टर बनाएंगे, करेक्ट? तो चलिए, इसी के बाद मेरे पास अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, बोले भी मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बताया था मेजरमेंट, लेंथ हो वेट हो जो भी हो वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो लेट मान लेता हूं ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी एनी वेक्टर, देन magnitude of A
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देखो आगे से ए ऐसे भी लगा सकते हो, खाली डंडा खींचोगे तो भी चलेगा, इज डिनोटेड बाय, ध्यान से तो लीजिएगा, इज डिनोटेड बाय इस मैग्नीट्यूड, जैसे मॉडुलस का साइन होता था ना वैसे मैग्नीट्यूड का साइन होता है, और खाली ए से भी डिनोट किया जाता है, वेक्टर का साइन हटा करके दोनों तरह से डिनोट किया जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज डिनोटेड बाय मॉड ए टाइप और ए खाली ए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी मैं बताऊं आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल से एसोसिएट करूं, मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया आई माइनस 2j प्लस 4k, तो मैंने आपसे पूछा भैया मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो तुरंत विद इन 1 मिनट आप निकाल सकते हैं आई 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दैट शुड बी 1 प्लस 4 प्लस 16 इट इज 21। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वो मेजरमेंट को बताती है केवल। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट से, ये कैलकुलेशंस में यहाँ लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं दिख रही है तो। नीचे वाली कैलकुलेशंस मैंने रफ कर बगल में लिख दी, √21। ठीक है, मैं चाहूंगा पूरी क्लास एक बार इसको अच्छी तरह से रीड कर ले क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन लग बहुत छोटी छोटी रही हैं पर पूरा वेक्टर्स इन्हीं डेफिनेशन से बना हुआ है ना। तो जल्दी से एक बार देख लीजिए, आराम से इन्हें नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर, देन आफ्टर हम लोग अगली तरफ चलते हैं। ओके, हाँ भाई, तो अभी अभी आप लोगों ने मैग्नीट्यूड पर चर्चा की, अब मैं इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ रहा हूं जिसका नाम है यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, आगे आप इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं खास तौर पर 3D के अंदर। तो बात आई यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर क्या है, तो मेरे बच्चों लेट कैपिटल let a vector xi plus yj plus zk be any vector, then the unit vector of a vector is denoted by a cap, इसको कैप बोलते हैं, a cap, एंड फाइंड आउट कैसे करते हैं, a cap इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, यानी उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड जब हम लगा देते हैं तो जो नया वेक्टर आता है वो हमेशा उसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो भाई बोले भैया बच्चे पूछेंगे इसका फायदा क्या है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसका फायदा आपको नजर आएगा। तो ए वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर मान लीजिए xi प्लस yj प्लस zk है, तो ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर यानी वेक्टर लिख दिया अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिवाइड लगा दिया, अलग अलग करके लिख दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक एग्जांपल आपको समझाता हूं ताकि आपको ये बात प्रॉपर समझ में आए। मान लिया मैंने आपसे 2i माइनस 3j प्लस 4 के कोई वेक्टर है और आपसे मैं कहूं कि आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, बोले वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 2i माइनस 3j प्लस 4 के अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बोले माइनस 3 था फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, दैट शुड बी, हाँ भाई 16 और 29, तो √29i माइनस 3 अपॉन √29j प्लस 4 अपॉन √29k। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं अलग अलग करके लिखने की जरूरत क्या है, बेटा i का कंपोनेंट अलग, j का कंपोनेंट अलग और k का कंपोनेंट अलग, हम इसी तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों एक कैप कैसे निकाला आप लोगों ने, बड़े सीधा सा बड़ा सरल सा तरीका है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का आप डिवाइड लगा देते हैं तो हमेशा और हमेशा वो उसका यूनिट वेक्टर निकल कर आता है। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा सा नोट डाल देता हूं जो वेरी इंपोर्टेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। ध्यान रखिएगा किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। बी प्रैक्टिकल,
अगर इसको देखें तो देखो इसका इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, इस पूरे का, इसको मैंने सर्किल किया है। आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? बोले भैया x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4/29, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 9/29, 4 यानी 16/29। क्या मेरे बेटाओं ये 29/29 नहीं आ गया क्या? यानी 1 आ गया। और अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पर अभी भी दिमाग में एक बात चल रही है कि हम यूनिट वेक्टर के निकाल क्यों रहे हैं यार, इसकी जरूरत क्या है, हमें जरूरत क्या है, क्या क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, देखो बेटा इस बात का मैं एक प्रॉपर आपको जवाब देता हूँ, तो कुछ ऐसे जवाब देता हूँ। जहां हमने वेक्टर की शुरुआत की, हमने दो चीजों पर चर्चा की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ना। मैग्नीट्यूड तो हम निकालना सीख गए, अभी अभी हमने इतनी देर से मैग्नीट्यूड पर ही काम कर रहे थे, बट डायरेक्शन कैसे पता करें? कोई हमसे पूछे कि भैया ये वेक्टर हम आपको दे रहे हैं, आप इसकी डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, आज इस पर चर्चा होगी। तो डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, वेक्टर का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर, मैग्नीट्यूड पहला पिलर है और इसका दूसरा पिलर है डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। तो मैं लिख देता हूं द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर A is always denoted by its unit vector. Its unit vector, that is A cap. यानी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी वेक्टर का हमें डायरेक्शन पता करना हो तो हमेशा हमें उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना चाहिए। द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। यानी आगे से जब भी मैं आपसे कहूं भैया इस वेक्टर की डायरेक्शन बताना, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? बोली यूनिट वेक्टर निकालना होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर के अंदर दो चीजों की बार बार जरूरत पड़ेगी, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जहां बात डायरेक्शन की आएगी वहां यूनिट वेक्टर निकालेंगे और मैग्नीट्यूड निकालना हमने आता ही है। अब बच्चों के दिमाग में एक और क्वेरी आ रही होगी कि डायरेक्शन ए कैप के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट हो गई, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर कैसे हो गया? देखो इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। वही वेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिलाकर ही तो बना होगा, तो ये प्रैक्टिकल बात है भैया। ठीक है, अगर मैं ए वेक्टर की बात करता हूं तो क्या ए वेक्टर में अगर मैं ऐसे मोड का इंटू ऊपर और नीचे कर दूं तो किसी को फर्क थोड़ी पड़ेगा? क्या भाई, मैं एक जनरल बात पूछ रहा हूँ, ए वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बोले बिल्कुल लिख सकते हो भैया, खट जाएंगे। तो दिस वन इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। तो जो बचा रह गया क्या वो डायरेक्शन नहीं रह गया? और जब ये डायरेक्शन हो गया इसको हम क्या कहते हैं? क्या हम इसको ए कैप नहीं कहते? तो इसीलिए जो ए कैप यानी यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड मॉड ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और डायरेक्शन ए कैप से, और दोनों को निकालने का हमें तरीका पता होना चाहिए। बहुत जरूरी पार्ट है बच्चों, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, रीड कर लीजिए, कोई डाउट है मुझसे क्वेरी कर लीजिएगा। अगर यहां नहीं भी दिख रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, दिस वन इज मैग्नीट्यूड। तो जो बचा कुचा रह गया क्या वो डायरेक्शन नहीं हो गया? तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन हो गया। और ये जो बचा कुचा है क्या वो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला नहीं है? तो इसीलिए हमने डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर यानी ए कैप लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोककर तसल्ली से इसको रीड कीजिए, देन आफ्टर आगे पढ़िए। चलिए बच्चों, अब जब हमने मैग्नीट्यूड सीख लिया, डायरेक्शन सीख ली, तो अब हम लोग इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहली डेफिनेशन एक आएगी हमारे पास, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बताना। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk है, तो उसका स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे? ijk के कोफिशिएंट यानी x, y, z। एंड वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे? विद डायरेक्शन, वेक्टर में तो विद डायरेक्शन आएगा, तो xi, yj, zk। तो ये इसके स्केलर कंपोनेंट या वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं। एक एग्जांपल भी दे देते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है कोई 2i माइनस 3j प्लस 4k, और कोई मुझसे पूछे कि इसके स्केलर कंपोनेंट्स बता दीजिए आप, तो मैं क्या बताऊंगा बच्चों?
बोले भैया 2 माइनस 3 और 4। बट अगर कोई मुझसे इसके वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा तो मैं कहूंगा 2i 3j और 4k। ये इस तरह से हम इसके वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ी हुई एक और डेफिनेशन आती है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालना। तो बच्चों मैं बड़ा क्लियर कर दूं, स्केलर कंपोनेंट का ही दूसरा नाम डायरेक्शन रेशियोज है। यानी जो आप वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट निकालते हैं वही आपके डायरेक्शन रेशियोज भी कहलाते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात को अच्छी तरह समझ में आ गई। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करेंगे इस पर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से वीडियो को रोककर। हाँ तो बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज पढ़ने के बाद अब हम लोग एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ गए हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, डीसी जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे आगे से। इसका बहुत बड़ा यूज हम चैप्टर में करेंगे भी। तो डीसी होते क्या है, पहले इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो मान लो बेटा ये हमारी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, और ये कोई वेक्टर जा रहा है, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कोई वेक्टर है। तो ये वेक्टर ऑब्वियसली तीनों एक्सिस से कोई ना कोई एंगल तो बनाता ही होगा। मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा का एंगल बनाता है, जिनको हम डायरेक्शन एंगल कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन एंगल कहते हैं। तो बात आई डीसी की, डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं कहूंगा सीधा सीधा द कोसाइंस ऑफ अ डायरेक्शन एंगल्स, यानी जो एंगल वेक्टर बना रहा है उनका कॉस ले लो। तो द कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर। यानी एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा एंड एन बराबर कॉस गामा कहलाता है। तो तीन ही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, वही तीन एक्सिस है, तीन ही एंगल बनाएगा। तो तीनों एंगल हमारे डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जाने जाते हैं। यानी एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू कॉस गामा। एंड कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड कॉस गामा इक्वल्स टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी डीसी निकालने के दो तरीके, या तो वो हमें एंगल दे दे तो हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में वैल्यू पुट करेंगे, काम हो जाना है, या फिर वो हमें वेक्टर दे दे तो हम वेक्टर से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, मुझसे कोई कहे डीसी ऑफ आपको निकालने हैं 2i माइनस 3j प्लस 4k, एक जनरल एग्जांपल ले लो। तो एल एम एन क्या होंगे साहब, एल एम एन ये बता दीजिए हमें। तो भैया एल होगा एक्स, एक्स मतलब 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट शुड बी रूट 29। सिमिलरली एन क्या होगा भाई, बोले भैया माइनस 3 अपॉन रूट 29 एंड एन क्या होगा भाई, बोले भैया 4 अपॉन रूट 29। यानी हम दो तरीके से, या तो वो हमें एंगल्स दे दे, एंगल्स नहीं दे तो वो हमें वेक्टर दे दे, तो हम दोनों तरीके से एल एम एन की वैल्यूज निकाल सकते हैं और ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीज को पढ़ें क्योंकि इसका आप यूज भी करेंगे। ठीक है, एक बेहद जरूरी नोट, एक बेहद जरूरी नोट मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज 1। यानी किसी भी वेक्टर के तीनों डीसीज के स्क्वायर का सम हमेशा और हमेशा 1 होगा। प्रैक्टिकली देख लो, तीनों को जब मैं स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो नीचे ऊपर के कटकर 1 नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल जरूरी है। अब देखो इस पर एक सवाल उन्होंने पूछा है, बोर्ड में आया है, एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैन अ वेक्टर have the direction angles 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या किसी वेक्टर, कोई वेक्टर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के डायरेक्शन एंगल रख सकता है क्या, मतलब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, वाई एक्सिस से 60 डिग्री और जेड एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? कौन तय करेगा? एल एम एन। एल क्या हो गया, बोले cos 30 मतलब √3/2। एम क्या हो गया cos 60 मतलब 1/2। एन क्या हो गया cos 90 मतलब 0। अगर तीनों के स्क्वायर का सम करने पर 1 आ जाता है तो पॉसिबल है, और अगर 1 नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहां तो मेरा 1 आ रहा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल है,
बट अगर 1 से कम या 1 से ज्यादा आ जाता तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकते थे। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप किसी वेक्टर को ये चेक करें कि उसके डायरेक्शन एंगल पॉसिबल है या नहीं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम में आती है बच्चों। तो इसीलिए L² + M² + N² इज ऑलवेज 1 होता है। इस बात को बहुत ध्यान से नोट करेंगे। तो मैं चाहूंगा इस टॉपिक को बड़ी केयरफुली अच्छी तरह से रीड कर ले, देन आफ्टर आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोककर आराम से तसल्ली से देखिए। इसमें n आपको नहीं दिख रहा है तो n बराबर हो गया cos 90, आप लिख लीजिएगा, वहां थोड़ा कट हो गया है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो तीनों को स्क्वायर का सम करके देखा, बोले 1 आ रहा था, यानी पॉसिबिलिटी है। बट अगर 1 से कम या ज्यादा होता तो यानी ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल नहीं हो सकते। ओके, हाँ तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ कि वेक्टर के कुल कितने टाइप्स होते हैं। तो ये वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें सबसे पहले हम छोटे छोटे सिंपल टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका की इनिशियल पॉइंट सेम होता है, यानी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका की इनिशियल पॉइंट सेम होता है आर सेड टू बी द को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं, इनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। जैसे यहाँ देख रहे हो ए बी सी सभी पी से निकले हैं, तो इसका मतलब इनिशियल है। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा तो को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होते हैं? 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को टर्मिनल इफ देयर एंडिंग पॉइंट्स आर सेम, यदि उनके एंडिंग पॉइंट्स सेम रहे हो। एंडिंग पॉइंट यानी जहां पर वो खत्म होते हो वो वेक्टर्स अगर पॉइंट सेम है तो इसका मतलब वो वेक्टर्स हमारे को टर्मिनल वेक्टर्स कहलाते हैं। फिर आई यूनिट वेक्टर की बारी, तीसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज 1, एक ऐसा वेक्टर बेटा जिसका की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसे आई जे के, आई का, जे का, के का, किसी का भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो हमेशा 1 आएगा। तो मैंने एक एग्जांपल भी एसोसिएट किया है, √3/2i + 1/2j, ये क्या है? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो 3/4 + 1/4, के है नहीं तो 0 = 1 आ रहा है, इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का नाम आते ही इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, करेक्ट। चौथा आया जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर, a vector is said to be null vector or zero vector if its magnitude is 0, यदि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो। यानी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है, करेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय 0, उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल, एंड जीरो वेक्टर इक्वल्स टू 0i + 0j + 0k। एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, जो पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर होता है ना, ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा आपका नल वेक्टर होता है। The position vector of origin का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा नल वेक्टर होता है। बोले क्यों भाई? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0, तो अगर मैं उसको वेक्टर में लिखूं तो 0i + 0j + 0k तो बनेगा, तो इसका मतलब वो एक नल वेक्टर होता है। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए, पहले आप लोगों ने 4 टाइप सीख लिए, अब आप लोग अगले कोलिनियर वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है वेक्टर के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे फटाफट से, तेजी से नोट करेंगे फटाफट। हाँ तो बच्चों, बात चल गई थी, अभी तक हमने 4 तरह के वेक्टर सीखे थे। अब मैं उसके आगे आता हूँ, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है भाई? सीधी सीधी बात है, उसके आगे माइनस लगा दे, यानी कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर हम उसके आगे माइनस लगा दें तो उसका नेगेटिव वेक्टर तैयार हो जाता है। और बोले ये फायदा क्या है, नेगेटिव वेक्टर क्यों बनाते हैं, इससे फायदा क्या बनता है? देखो बच्चों, अगर कोई वेक्टर हमें दिया हुआ किसी डायरेक्शन में और हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए उतना ही बड़ा, तो यानी हमें उसका नेगेटिव कर देना चाहिए। यानी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिनोट्स द अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर, उस दिए हुए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो बच्चों ने पूछा क्या भैया दिए हुए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? जी हाँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, उसके नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतनी ही लेंथ का है ना। मैंने कहा ना कि एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमें उतना ही वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में चाहिए उसके अपोजिट, तो उसका नेगेटिव कहलाता है। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया होगा सबके दिमाग में? ठीक है, फिर आता है कोलिनियर वेक्टर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है सारे में।
वो सारे वेक्टर बच्चों जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं 3D में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है। एग्जांपल के तौर पर एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में है, सेम है, इक्वल है, नेगेटिव है, वो सभी वेक्टर कोलिनियर कहलाते हैं। यानी 3 डायमेंशन में लाइन का मतलब ये नहीं होता उस लाइन के अंदर मौजूद होना। 3 डायमेंशन में एक लाइन कोई जा रही है एक पाइप की तरह, उसके अंदर जितने भी वेक्टर भर रहे हैं वो सारे के सारे वेक्टर कोलिनियर कहलाते हैं। अब बात है, ये तो हुई प्रैक्टिकल बात, बोले थ्योरेटिकली कैसे शो करेंगे कि 2 वेक्टर कोलिनियर है? तो भैया सीधी सीधी बात है, अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है तो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। आप प्रोपोर्शनल डालो तो लैम्डा आ जाएगा ना, तो ए बराबर लैम्डा बी। या दूसरे वर्ड में कहूं, आई का रेशियो, जे का रेशियो, के का रेशियो अगर बराबर है तो वो भैया कोलिनियर है। तो जब भी आपको पैरेलल शो करना हो, कोलिनियर शो करना हो, सेम डायरेक्शन शो करना हो, तो एक ही बात कर लीजिए। जैसे मान लेता हूं एक वेक्टर लिख दिया 2i - 3j + 4k, और एक बी वेक्टर लिख दिया मैंने, मान लीजिए 4i - 6j + 8k। और मुझसे पूछे क्या ये कोलिनियर है, क्या ये पैरेलल है क्या, तो भैया एक ही तरीका है मेरे पास चेक करने का, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर है तो कोलिनियर है, और अगर बराबर नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से रीड कर लो अच्छी तरह से एक बार। हाँ तो बच्चों, अभी तक आपने लास्ट वेक्टर पढ़ा था कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब हम लोग आ गए हैं इक्वल वेक्टर्स की तरफ। बात है इक्वल वेक्टर क्या होते हैं भैया, सीधी सी बात है, ऐसे 2 वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है, दोनों बराबर होती हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ये तो हो गई प्रैक्टिकल बात। थ्योरेटिकल बात, आई का कोफिशिएंट आई के बराबर, जे का कोफिशिएंट जे के बराबर और के का कोफिशिएंट के बराबर है तो वो इक्वल वेक्टर्स है। बच्चों ने पूछा, बोले भैया क्या साइन अलग अलग हुए तो? यार जे में हुआ 3, पहले में हुआ 3j और दूसरे में -3j, तो क्या इक्वल है? जी नहीं, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। क्या 3 - 3 के इक्वल हो सकता है क्या? भला नहीं हो सकता ना, तो फिर हम कहते हैं इक्वल है। तो यानी 2 वेक्टर अगर इक्वल है, इफ a and b are 2 equal vectors, then x1 = x2, y1 = y2 and z1 = z2 होगा। ठीक है तो गाइस, यहां तक मेरी बात पूरी हो गई, सबको समझ में आ गया? गाइस सेक्शन फॉर्मूला, अब हम लोग एक टाइप ऑफ वेक्टर पूरा करने के बाद सेक्शन फॉर्मूले की तरफ आ गए। सेक्शन फॉर्मूला क्या है सब? सेक्शन फॉर्मूला सुन लीजिएगा जल्दी से। Let A and B vector with a position vector of 2 point P and Q। P और Q के 2 पोजीशन वेक्टर है, उनके A और B हैं, है ना? P और Q पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर A और B हैं। अब हमें कैसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इसे m/n के रेशियो में डिवाइड करता हो, यानी m/n के रेशियो में। तो याद कीजिए 10th क्लास में एक फॉर्मूला होता था mx + n, mx1 + nx2 = m/m+n। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। तो एम बी वेक्टर इधर वाले का इंटू इधर वाले के साथ, इधर वाले का इंटू इधर वाले के साथ, अपॉन में m+n। पर ये 2 तरह के डिवीजन होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली के फॉर्मूले में क्या स्लाइटली चेंज है कि वो माइनस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से छोटा सा नोट होता था मिड पॉइंट। क्या करते थे? x1 + x2/2, y1 + y2/2 करते थे। तो यहाँ पर भी अगर हमें किसी का मिड पॉइंट का वेक्टर चाहिए तो भैया a वेक्टर + b वेक्टर/2, यानी पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर बना लो, जो मैंने सिखाया IJ लगाकर, देन दोनों को प्लस करो, y2 कर दो, तो a वेक्टर + b वेक्टर/2। तो गाइस यहाँ तक मैंने आपको पहला बेसिक्स ऑफ द वेक्टर्स पर चर्चा की है। उम्मीद है सबको समझ में आए होंगे। आज आप लोग सभी मेरे कहने से सबसे पहले 10.2 एक्सरसाइज एज अ होमवर्क लगा कर देखिएगा। बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जहां आपको फॉर्मूलों के साथ कंसेप्ट के बारे में भी चर्चा करनी होगी, सवाल को सोचना होगा, सवाल के बारे में पता करना होगा, तब जाकर एप्रोप्रिएट फॉर्मूला चूज करना होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे सलाह यही रहेगी, सारे नोट्सों को एक बार नहीं फिर से मैं कहूंगा। हाँ तो बच्चों, अब हम आ गए हैं अगले टॉपिक कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना जिसका कि मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है और जो किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में है, यानी हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन एंड डायरेक्शन इन द अनदर वेक्टर, एक दूसरे दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो देखिए, मान लीजिए लेट वी हैव टू फाइंड आउट a vector A which magnitude is given, जिसका कि मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, which magnitude is m is given
द डायरेक्शन ऑफ another given vector b वेक्टर एक दूसरे दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में है। यानी मान लीजिए कि ये मुझे ए वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड उन्होंने मुझे m दे दिया, और जो एक अनदर वेक्टर b की डायरेक्शन में है, ये b वेक्टर मुझे गिवन है, कुछ ना कुछ उन्होंने दे रखा होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सुन लीजिएगा ध्यान से। देन जो ए वेक्टर होगा वो होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ बी। हाँ भाई, बी की डायरेक्शन ही तो ए की डायरेक्शन है, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना मतलब उसका कैप। तो कुल मिलाकर जो दूसरा वेक्टर है उसका कैप निकाल दिया, यानी यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर आप जानते ही हैं कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ए वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल आपको पढ़ाता हूं, आप लोग एनसीईआरटी खोल कर बैठे होंगे, 10.2 एक्सरसाइज निकालिए, जरा उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए अच्छी तरह से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 की जगह पर आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 10। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर निकालिए इन द डायरेक्शन ऑफ 5i - j + 2k which has magnitude 8। यानी एक ए वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है, और जो एक अनदर वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है हमें उन्होंने 5i - j + 2k की डायरेक्शन में है। तो भैया ए वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन वाला वेक्टर दिया है, आप लोग निकाल सकते हैं क्या? सबसे पहले बी का यूनिट वेक्टर निकालू, नहीं डायरेक्शन ऑफ बी निकालू ना, डायरेक्शन ऑफ बी। अब बोले भैया डायरेक्शन ऑफ बी निकालने का मतलब बी वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना होता है, यूनिट वेक्टर निकालना होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना होता है, करेक्ट बच्चों। अब बी वेक्टर मतलब 5i - j + 2k अपॉन का मैग्नीट्यूड, अभी आपने सीखा था, i के कोफिशिएंट प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये 5i - j + 2k अपॉन √29 √30 आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे सभी, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ऑफ बी। अब वो दोनों आप पर हैं, 8 × 5i - j + 2k अपॉन √ के अंदर 30, तो ये आपका डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से आप वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं जब एक अनदर वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना हो, ठीक है गाइस, ओके। तो बच्चों अब बेसिक कंसेप्ट्स के लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं। लास्ट टॉपिक है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज गिवन एंड मेक्स एन एंगल, एंगल बनाता है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो देखो बेटा दो पार्ट में पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम लोग, एक 2 डायमेंशन ज्योमेट्री और एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब ये क्या है वो समझिएगा। पहले 2 डायमेंशन की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से अल्फा और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है। तो बड़ी सीधी बड़ी सरल भाषा में कहूंगा मैग्नीट्यूड इनटू i cos अल्फा प्लस j cos बीटा। आप इस तरह से वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सिंपल समझ लीजिए, जब भी आपको 2 डायमेंशन में एक वेक्टर दिया हो जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता हो, यू कैन फाइंड आउट इजीली। बस मैग्नीट्यूड i cos अल्फा प्लस j cos बीटा। अगर यही काम मेरे बेटा, अगर यही काम 3 डायमेंशन में हो जाए, 3 डायमेंशन में, और आपसे कोई कह जाए भाई ये एक वेक्टर निकाल दीजिए जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड m है, तो वेक्टर क्या होगा भाई? सीधी बात है, इसी फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, i cos अल्फा प्लस j cos बीटा प्लस k cos गामा। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आपको एंगल्स दिए हों और आपको कैसे वेक्टर निकालना है तो आपको बड़ा क्लियरली बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो i को m मैग्नीट्यूड इनटू i cos अल्फा प्लस j cos बीटा प्लस k cos गामा। तो ये आर्टिकल भी आपको इसके अंदर पढ़ने हैं और ऐसा करते ही आपके बेसिक कंसेप्ट तो पूरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या है, कैसे है, जरा इसके ऊपर हमारी एक छोटी सी चर्चा हो जाए, करेक्ट बच्चों। चलिए गाइस, तो ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, अब हम लोग इस टॉपिक पर सेकंड वाले टॉपिक पर पहुंच गए हैं। पहला टॉपिक हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर्स पढ़ा था। नाउ इसी से अटैच एक और टॉपिक ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेक्टर्स में आप आ जाते हैं। देखो बेटा ज्योमेट्रिकली मतलब
वेक्टर्स को ट्रायगोनोमेट्रिकली या ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या उनके सम को या उनके डिफरेंस को या उनके नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले सम ऑफ टू वेक्टर्स। मान लीजिए कि कोई ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक मान लिया कोई अनदर वेक्टर बी वेक्टर है, और कोई कहे आपसे कि आपको इनका सम निकालना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, सम ऑफ द वेक्टर्स निकालना है, सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सीधा सा है, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट कर दीजिए, और जो इनका डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्टली जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों का सम या रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी दो वेक्टरों को हम ज्योमेट्रिकली ऐसे सम कर सकते हैं। देखिए इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं, कि मान लीजिए कि ये एक ए बी वेक्टर है और एक ये बी सी वेक्टर है, तो निश्चित तौर पर ये ए सी वेक्टर हो जाएगा, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर हो जाएगा। बच्चे मुझे तुरंत कहते हैं क्या ये बात दो ही वेक्टर में लागू होती है? नहीं सर, दो या दो से ज्यादा कितने भी वेक्टर्स हो सभी पर ये बात लागू होती है। मान लीजिए कि आपको मैंने चार वेक्टर ऐसे बनाकर दे दिए, ये देखिए मैं ए बी सी डी ई नाम दे देता हूँ, ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी, ये डी। तो जो ए होगा वो इन सब का रिजल्टेंट कहलाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी जो होगा वो ए ई वेक्टर के बराबर होगा। तो कहने का सेंस इतना था, इनिशियल टू टर्मिनल जितने भी रास्तों से होकर हम जाते हैं उन सारे रास्तों का वेक्टर सम उनके डायरेक्ट वेक्टर के बराबर होता है। करेक्ट? तो ये तो रही हमारी वेक्टर सम की बात। अब जरा इसी में कई बार हमसे पूछा जाता है डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, यानी वेक्टरों को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करें। उससे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपको एक नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पर चर्चा करूंगा कि किसी वेक्टर का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है ज्योमेट्रिकली। भाई थ्योरेटिकली तो आप जानते हैं माइनस का इंटू करो तो नेगेटिव बन गया, पर ज्योमेट्रिकली कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ये ए बी वेक्टर है जो ए से बी की डायरेक्शन में है, और अब आपसे कोई इसका नेगेटिव बनाने के लिए कहे, यानी इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव ये हो जाएगा, डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, उसका नेगेटिव बन गया, तो ये वेक्टर जो होगा वो बी ए वेक्टर कहलाएगा। और ए बी और बी ए में एक रिलेशन होगा कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए कहलाएगा। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब उसकी डायरेक्शन को पलट देना। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव तैयार करना है तो उसकी डायरेक्शन को पलट देना। इसी से जुड़ी हुई जब मैं डिफरेंस में जाता हूं तो मान लीजिए कि ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, और आपसे कोई पूछे ए माइनस बी बता दीजिए, तो ए को तो ए रखिए बट बी की डायरेक्शन को पलट दीजिए। जब बी की डायरेक्शन पलट देंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो ये जो वेक्टर आएगा a माइनस बी होगा, यानी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर कहलाएगा। तो कुल मिलाकर मुद्दे की दो बातें। पहली बात वेक्टर सम, कि जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो इनिशियल से टर्मिनल तक का जो डायरेक्ट वेक्टर होता है वो बीच के सारे वेक्टरों के सम के बराबर होता है। दूसरा, किसी वेक्टर का नेगेटिव अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बड़े सीधे तौर पर मैं आपसे कहूंगा कि किसी वेक्टर का नेगेटिव निकालना है तो केवल उसकी डायरेक्शन बदल दो, यानी ए बी इक्वल टू माइनस बी होता है। मैं चाहूंगा सभी लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार डिस्कस करें बहुत अच्छी तरह से। 18 में इस तरह की चीजें दे रखी है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है या नहीं, तो एक बार उस 18 क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए, फिर मुझसे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए जल्दी जल्दी, हाँ गाइस, तो चलिए गाइस दो एग्जाम्पलों के साथ आपको क्लास को इस पूरे लेक्चर को खत्म करूंगा। पहला मिसली ने तो पहला सवाल निकालिए जरा आप, क्या कहा है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एक ऐसा वेक्टर बताओ जो यूनिट वेक्टर हो, यानी यूनिट वेक्टर हो यानी उसका मैग्नीट्यूड साहब आपको दे दिया 1। मिसली ने तो पहला सवाल कर रहा हूं, मिसली ने से पहला, ठीक है। इन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, आई रिपीट, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ भाई, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक्स वाई प्लेन की तरह है, एक्स वाई प्लेन बन गया, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है। तो भाई अगर एक्स एक्सिस में 30 डिग्री बनाता है तो वाई से 60 डिग्री हो गया, हो गया। अब उससे ए वेक्टर पूछा गया, मैंने अभी अभी आप सबको दिखाया था, मैग्नीट्यूड इंटू आई कॉस एल्फा प्लस जे कॉस बीटा। तो मेरे बच्चों क्या आप यहाँ पुट कर सकते हैं, आई कॉस 30 प्लस जे कॉस 60। इस तरह से जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे देन आपका आंसर आपके पास आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वेक्टर निकालना हो जिसका कि मैग्नीट्यूड दिया हो,
और जो किसी की डायरेक्शन में हो ये पूछा हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल और कराऊंगा, टॉपिक को लास्ट एंड करूंगा। मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे आप लोग, मिसलेनियस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से इस पर भी डिस्कशन करते हैं फटाफट से। क्या कहा है उन्होंने बच्चों? अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। एक लड़की 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट जाती है। हाँ भाई, वेस्ट की तरफ जा रही है। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से वो चलती है वेस्ट की तरफ। चलिए मान लिया वेस्ट की तरफ चलती है, कितना 4 किलोमीटर जाती है। हाँ भाई ठीक, 4 किलोमीटर। इसके बाद 3 किलोमीटर डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, इस पॉइंट पर बोला ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, इधर इधर 30 डिग्री का मूवमेंट ले लेती है। चलो साहब 30 डिग्री का मूवमेंट लेती है और 3 किलोमीटर चली जाती है। ये यहां से चली, ए से बी पर टर्न लिया और सी पर पहुंच गए। ठीक है ना। अब वो पूछ रहे हैं इसका इनिशियल पॉइंट से क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी एसी वेक्टर क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर, एसी वेक्टर क्या हुआ ये बता दीजिए भैया। ए बी बी सी ए सी चाहिए, तो भैया ये तो पक्का है कि जो ए सी होगा वो ए बी प्लस बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब मेरे आगे दो मुद्दे हो गए, एक तो ए बी बता दीजिए क्या होगा और एक बी सी बता दीजिए क्या होगा। चलिए साहब सबसे पहले ए बी वेक्टर की चर्चा करते हैं। ए बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप निकालना चाहते हैं तो आप कहते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है 4 का, डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इधर अगर आई है इधर माइनस आई की डायरेक्शन नहीं होगी, तो क्या हो गया 4 आई कैप पर माइनस का। ये मेरा ए बी वेक्टर आ गया। चलिए साहब अब मैं बी सी वेक्टर निकालना चाह रहा हूं। एक बार बी सी वेक्टर को ध्यान से देखो। बोले भैया ये एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस का 30 डिग्री का एंगल, यानी अ वेक्टर व्हिच मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है। तो बोले भैया क्या लगाना चाहिए, एम आई कॉस अल्फा प्लस जी कॉस बीटा। तो मेरे को डाउन एम हो गया 3 आई कॉस 30 आई कॉस 60 प्लस जे कॉस 30। और भैया ये ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, तो 3i/2 प्लस 3√3/2 जी आ गया। ये आपका बीसी वेक्टर आ गया। भाई आपका मेन मुद्दा एसी वेक्टर निकालने का था, तो एसी वेक्टर क्या होगा, ए बी प्लस बीसी हो जाएगा। मेरे बेटाओं यूज कीजिए और एसी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई सब लोगों को, बहुत अच्छी तरह से समझिए, अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आकर आपने 2 टॉपिक पूरे किए, पहला बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर और ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन। अब मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि आप 10.2 एक्सरसाइज, सबसे पहले 10.2 एक्सरसाइज लगाएं, थोड़ा सा रेस्ट लें, देन आफ्टर वेक्टर के सेकंड वीडियो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पर जाएंगे। लगभग 30 मिनट का वीडियो वो है नेक्स्ट वाला। उसके बाद आप पूरे वेक्टर को करने के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे। चलिए ये सारी बातें मैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। ओके गाइस।